ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो थीटा एंड रेडियन का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा सर्कल होता है, एक सेंटर पे एक थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है, और हमें ये पता है जो थीटा एंड रेडियन है, इट इज गिवन बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल. सो फ्रॉम दिस वी गेट अ रिलेशन, जो आर्क लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू थीटा एंड रेडियंस इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल. ये एक बेसिक हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं. अभी हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, कि इस केस में जो मेरा आर्क लेंथ था और जो मेरा डायरेक्ट सेगमेंट ए बी है, योर आर्क ए बी ऑन योर सेगमेंट ए बी दे आर नॉट इक्वल. बट जैसे जैसे तुम्हारा थीटा बहुत छोटा होता जाता है, लाइक योर थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहाँ पे मैथमेटिकली उसे ऐसा लिखते हैं, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, या फिर व्हेन योर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया है. उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि योर सेगमेंट CD एंड योर आर्क CD, योर सेगमेंट एंड योर आर्क, ये जो होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं. सब लोग यही चीज जो है, यही जो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पैरेलक्स मेथड में यूज करने वाले हैं. ठीक है, तुम्हारा जो पैरेलक्स मेथड है, भी पैरेलक्स मेथड होता क्या है, ये एक ऐसा मेथड है यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस. एग्जाम्पल क्या हो गए तुम्हारे, जो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनके जो डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो हो गया. तो चलो अभी ये कैसे करेंगे हम लोग. मैं सबसे पहले तो कुछ फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे. सपोज ये हमारी अर्थ है, या फिर चलो मैं नॉर्मल यही बना लेता हूँ. सपोज ये हमारी अर्थ का सरफेस है. ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस ले लो. ये हमारी अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज एक स्टार है. उस स्टार को मैं एस से इंडिकेट कर रहा हूँ. ठीक है, अभी इस सरफेस पे मैं दो पॉइंट्स लूंगा, मैं दो अलग अलग लोकेशन लूंगा. सपोज ये मेरा लोकेशन ए हो गया और ये मेरा लोकेशन बी हो गया. मेरे जो अर्थ का सरफेस है, वो अर्थ के सरफेस पे मैं दो अलग अलग लोकेशंस ले रहा हूँ, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी, और मेरा स्टार यहाँ पे सिचुएटेड है और बहुत दूर है ये मेरा स्टार. ठीक है, अब बिना व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा. ये लोकेशन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये लोकेशन को ऐसे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, और एक इनको भी ज्वाइन कर दिया है, दोनों लोकेशन को स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, अच्छा, अभी हमें जो है ना, ये सन का या फिर ये स्टार का हमारे अर्थ से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे. ठीक है, अच्छा, और एक चीज मुझे यहाँ पे तुम्हें बतानी चाहिए इसके पहले, कि मैं यहाँ से सपोज इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, इस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ. लेट से इसे मैं P मार्क कर देता हूँ, परपेंडिकुलर P. यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस केस में कि तुम्हारा जो रेडियस है, इट इज नॉट इक्वल टू द परपेंडिकुलर. बट इस केस में अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, लाइक इस केस में मेरा ये रेडियस है और ये जो डॉटेड लाइन है परपेंडिकुलर है, इस केस में तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस भी ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है. तो तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी कि जब मेरा थीटा छोटा हो जाता है, उस केस में मेरा माई सेगमेंट एंड माई आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल एंड द परपेंडिकुलर एंड रेडियस बिकम्स इक्वल. सो यहाँ पे वही हो रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा स्टार है, मेरे स्टार से मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ. आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर ऑन दिस. ठीक है, ओके, फाइन. अभी लेट्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी हो, इसे मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ, इसे पॉइंट डी बोल देता हूँ. अच्छा, अभी ये जो मेरा, सपोज इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ. ठीक है, अभी लेट से इस आर्क को कंप्लीट करता हूँ, मतलब ये सर्कल जो रहेगा, ये सर्कल विल लुक समवॉट लाइक दिस ना, ऐसा कुछ तो सर्कल है. ऐसा कुछ तो सर्कल है. ठीक है, ये मेरा रेडियस है और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल p. ठीक है, अभी ये जो थीटा होगा ना, इस केस में सिंस ये मेरा स्टार बहुत दूर है, देखो डायग्राम के हिसाब से थीटा बहुत बड़ा दिख रहा है बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्चुअली ये स्टार बहुत 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 ज्यादा दूर है. और सिंस तुम्हारा स्टार बहुत ज्यादा दूर है, ये जो थीटा है ना, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. ये तुम लोग को विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इफ योर स्टार इज एक्सट्रीमली एट अ एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस, सो थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल.
ये तुम लोग को हाँ विजुअलाइज हो सर, रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो इस केस में कहना है ये जो आर्क लेंथ है तुम्हारा, आर्क ए बी विल बी इक्वल टू योर सेगमेंट ए बी and your radius will be equal to a perpendicular distance, और ये perpendicular distance is nothing but तुम्हारा distance of star from the earth, distance of star from earth। ये तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं अभी तक? तो ये बता मुझे। ठीक है, चलो। अभी क्या होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर कर सकते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक बंदा है, इसने ये एंगल मेजर कर दिया, इस एंगल को इसने θ1 बोल दिया, और यहाँ पे दूसरा बंदा था, इसने एंगल मेजर कर दिया, इसने से θ2 बोल दिया। ठीक है, सो हमें θ1 पता है, θ2 पता है। कैन वी कैलकुलेट दिस थीटा? एक यस सर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि एक ट्रायंगल के जितने भी तीनों के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स है, अगर हम उसे ऐड करें सो उसका एडिशन टोटल 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, लाइक फ्रॉम हियर आई कैन से कि योर θ1 प्लस θ2 प्लस योर θ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो फ्रॉम दिस आई कैन से कि जो मेरा θ है दिस इज गिवन बाय 180 माइनस θ1 माइनस θ2। इससे मुझे θ इन डिग्रीज मिल जाएगा, फिर इसे मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट इन रेडियंस। मैं डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करता हूं, कौन बताएगा मुझे? डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सर पाई अपॉन 180 से इंटू करके। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, यस एग्जैक्टली। जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है पाई बाय 180। सो जो भी मुझे एंगल डिग्री में यहां से मिलेगा, मैं उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके उसे रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। और लेट्स से ये जो मेरा एंगल निकल के आ रहा है θ इन रेडियन मुझे मिल गया है। मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ? मैं ये एंगल की बात कर रहा हूँ जो स्टार बना रहा है, जो स्टार पे सबटेंड हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे ये पता है कि जो θ इन रेडियन है दैट इज गिवन बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अभी मैं तुम्हें इतने देर से यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिंस मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मेरा θ बहुत छोटा है, ये जो आर्क लेंथ है ये तो सेगमेंट के इक्वल हो जाएगा, जो कि तो बेसिकली मेरा ए बी आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेगमेंट ए बी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। और जो मेरा रेडियस है ये नथिंग बट जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पी, वो हो जाएगा, दैट्स इट। सो बेसिकली ये जो मेरा θ इन रेडियन है ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी बाई पी। तो तुम्हारा पी क्या हो जाएगा? कहना से ये हो जाएगा ए बी अपॉन θ इन रेडियंस, और ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। आई मीन तुम्हें अर्थ में कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो पता होगा। फॉर एग्जांपल ए तुम्हारा मुंबई है, बी तुम्हारा दिल्ली है, तो मुंबई और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सो वी नो दिस डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड यूजिंग दिस टेक्निक हमने θ भी इवेल्युएट कर लिया है। सो हमें डिस्टेंस पता है अर्थ के दोनों पॉइंट्स के बीच, हमें θ की वैल्यू पता है रेडियंस में, सो हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाता है। सो ये तुम्हारा पैरेलैक्स मेथड। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन? यहाँ पे लिखो नया नया जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मेजरमेंट ऑफ मास। योर मेजरमेंट ऑफ मास। तो बेसिकली हम मास को कैसे मेजर करते हैं, मास का क्या यूनिट है मेजर करने का? ठीक है, हमें ये देखना है। अच्छा सबसे पहले तुम मुझे ये बता, तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पता है? किसी को मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया है? एवोगाड्रोस नंबर्स एंड सो ऑन? नो सर। तो ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है और तुम्हारा एवोगाड्रोस नंबर होता क्या है। ठीक है, 1 मोल is equal to any number of substances। या फिर मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा ये Na का वैल्यू कितना होता है? कौन बताएगा मुझे एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है? ये तुम लोग ने 9th में पढ़ा है एक्चुअली, एवोगाड्रोस नंबर है तुम्हें 9th में पढ़ा है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी नहीं पढ़ा है
बट मेरे को बता इसका वैल्यू कितना होता है। ये चीज अभी जो एटॉमिक मास यूनिट जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये उससे आ जाएगा। पर सबसे पहले तुम्हें वैल्यू बताओ मुझे कितना होना चाहिए। ये नंबर देखा है कहीं पे? इसे एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, तो चलो। तो ये देखो, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है एक्चुअली, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, इसीलिए मैं साइड बाय साइड बता रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, तो इसका फंडा क्या है, तुम्हारा एवोगैड्रोस नंबर का फंडा क्या है कि तुम्हारा जो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बेसिकली इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसका जो मास होगा ना, वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट के मास नंबर के बराबर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के इतने नंबर ऑफ एटम्स लूं, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इनका वेट कितना होगा? इनका वेट होगा बेसिकली 1 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर मैं इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लूं, तो उनका वेट हो जाएगा 1 ग्राम। सिमिलरली, अगर सपोज मैं 1 मोल ऑफ, अगर मैं सपोज 1 मोल ऑफ से हीलियम ले लूं, इसका वेट कितना होना चाहिए? हीलियम का मास नंबर क्या होता है? हीलियम का मास नंबर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? प्रिंस, मास, साइश, एनीवन? 2। 2 नहीं, तुमने एटॉमिक नंबर बोल दिया प्रिंस। एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मास नंबर 4 होता है। एक हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो 2 + 2 तुम्हारा 4 हो जाएगा। सो हीलियम का मास नंबर 4 है। सो अगर मैं 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स लूं, अगर मैं इतने सारे हीलियम एटम्स लूं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे हीलियम एटम्स है, सो उसका जो मास होगा वो हो जाएगा 4 ग्राम्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो फिलहाल इतना लिखो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। एटॉमिक मास यूनिट, इसे एएमयू भी बोलते हैं, तुम्हारा एएमयू। ठीक है, तो लेट अस डिफाइन कि तुम्हारा एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली होता क्या है। सो इसका डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। और कार्बन एटम में भी कौन सा भी कार्बन एटम नहीं, C12 वाला कार्बन एटम। देर आर अदर आइसोटोप्स एज वेल, तुम्हारा C14 जो कि रेडियो एक्टिव है। बट हमें जो बेसिकली जो कार्बन जो सबसे ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है, वो कार्बन हम लोग यूज करते हैं। तो कार्बन 12 वाला जो है, उसका एक एटम ले लो, उसके एटम को 12 से डिवाइड कर दो, फिर जो भी मास होगा वो तुम्हारा, उसे हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है सब लोगों की 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, हाँ या ना? ठीक है, सो अभी मेरा क्वेश्चन ये तुमसे कि इस एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट करके बताओ। इस एटॉमिक मास यूनिट को हमें केजी में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे? तो देखो चलो, यहाँ पे 1/12 ऑफ कार्बन एटम, जो भी कार्बन एटम है, एक एक कार्बन का एटम ले लो, उसके मास को 12 से डिवाइड कर दो। अच्छा, 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज अंडरस्टूड है कि हमें एक मास नंबर जो होता है, कार्बन का मास नंबर 12 होता है, इसलिए हम लोग इसे 12 से डिवाइड कर रहे हैं। और कार्बन ही क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज कार्बन जो एलिमेंट है वो बहुत स्टेबल एलिमेंट है, और ये हर जगह पाया जाता है। एटलीस्ट हमारे अर्थ पे जो ऑर्गेनिक लाइफ है पूरी कार्बन की होती है। तुम्हारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन पे बेस्ड है, इसलिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम लोग उसके एलिमेंट को, उस कार्बन का जो एलिमेंट है उसे रेफरेंस क्रिएट करते हैं। सो कार्बन का एक एटम ले लो, उसके मास को 12 से डिवाइड कर दो, जो मास आ गया वो हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट है। अभी इससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे केजी में। वो चीज कैसे करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, मैं तुम्हें उसका डिराइव करके बता दूंगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना इतना केजी क्यों है। ठीक है,
तो सबसे पहले अभी तुम मुझे कुछ चीजों के आंसर दो कि अगर मैं सपोज Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले रहा हूं, ऑफ कार्बन 12 एटम्स, इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? 12 ग्राम्स। ठीक है, अभी अभी जो मैंने एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अभी अभी जो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे पता है कि Na नंबर ऑफ कोई भी एटम लोगे तो उसका मास नंबर जो भी है उतने ग्राम्स ऑफ उसका मास होगा, वो पूरे के पूरे सब्सटेंस का। तो अगर मैं Na नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स ले रहा हूं तो इसका टोटल मास हो जाएगा 12 ग्राम्स। इसका टोटल मास हो जाएगा 12 ग्राम्स। ठीक है, Na मतलब तुम्हारा 6.022 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कहना है से जो मेरा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा ये चीज बेसिकली 1/12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, C12 एटम्स। इसका मास कितना हो जाएगा? कहने से इसका मास 1 ग्राम हो जाएगा। सही या गलत? राइट सर। ठीक है, इसका मास 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे इतना पता है कि ये जो 1/12 ऑफ कार्बन एटम है, ये हमारा 1 AMU है। दिस थिंग इज 1 AMU, दिस थिंग इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिलहाल रेफरेंस के लिए हम अपने माइंड में ये चीज डाल दो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे राइट हैंड साइड में केजी लाना है, और मुझे ये पता है कि जो मेरा 1 ग्राम है उसे अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए फॉर दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1000/12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये टोटल 1 kg हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी हमने ये चीज कैलकुलेट की है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लो तो ये बेसिकली मेरे 1 kg हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे ये पता है कि 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन एटम, ये 1 AMU होता है। ये एक एटॉमिक मास यूनिट हो गया। दैट मीन्स ये जो मेरा क्वांटिटी है यहाँ पे, ये 1000 ऐसे 10⁻³ कर देता हूँ मैं, 6.022 इंटू 10⁻³ एक ऐड कर दूंगा तो 10⁻26 हो जाएगा ये चीज, इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये 1 kg हो जाएगा। तो तुम्हारा 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा? कहना से 1/6.022 इंटू 10⁻26 kg हो जाएगा ये चीज। सही है गलत? यस सर। तो ये मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा 1 AMU। कैलकुलेटर में डालो और कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। तो जस्ट हमने सिंपली वो कैलकुलेट कर दिया उसे, और हमें फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग अ रिजल्ट कि 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज गिवन बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs। सो मास और साइश तुम्हें क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, आई विल मेक अ टेबल हियर। यहाँ पे मैं यूनिट लिखूंगा बेसिकली, या फिर कोई भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे उसके यूनिट्स लिखूंगा, या फिर आई शुड से इसका SI यूनिट जो भी है लिखूंगा, और यहाँ पे उसके डायमेंशंस लिखूंगा। इतना हमेशा याद रखो, जो भी क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तुम्हारा ये जो होता है ऐसा, इसमें हम लोग डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला क्वांटिटी ले लेते हैं मास। मास का जो SI यूनिट है वो होता है केजी, और इसका डायमेंशन ये होगा बेसिकली, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M लिख दूंगा बस, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हो गया तुम्हारा लेंथ। लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, और उसका डायमेंशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट में मैं L डाल दूंगा। ठीक है, एक एक मास हो गया, फिर लेंथ हो गया, उसके बाद आते हैं हम लोग टाइम पे।
टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, और उसके डायमेंशंस बेसिकली ये होते हैं, कैपिटल टी लिख देंगे। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, एवरीवन, मास, लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह। हाँ सर। ओके फाइन। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, और उसका डायमेंशन भी यही हो जाएगा बेसिकली के। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर। उसके बाद होता है करंट। करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, और उसका डायमेंशन हम लोग ये लिखेंगे ए। ठीक है, फाइन। फिर लास्ट में और दो क्वांटिटीज बचते हैं। कौन से क्वांटिटीज हमारे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस, हमें पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल। अभी अभी जो मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है, कि तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उससे आ रहा है, और इसका डायमेंशन होता है मोल। इसका डायमेंशन मोल ही होता है। वैसे ये लास्ट के दो ज्यादा यूज नहीं होते। फिर इसका यूनिट होता है कैंडिला, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये दो ज्यादा यूज नहीं होते। ऑन द अदर हैंड ये सबसे ज्यादा, स्टार्टिंग के तीन तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मास, लेंथ और टाइम, और ये बाकी के उससे उससे ज्यादा। 11 तक जितने भी क्वांटिटीज है वो उसके डायमेंशन इतना हो जाएगा। तो ये डायमेंशन का टेबल समझ में आ रहा है क्या होता क्या एग्जैक्टली? अच्छा, ये हो गए हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बाद जो डिराइव क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन कैसे लिखने हैं ये भी बताऊं। लेट अस से व्हाट आर द एग्जांपल्स। सबसे पहले क्वेश्चन है कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो डायमेंशन, सिंस दे आर आस्किंग डायमेंशंस, दे आर रिप्रेजेंटिंग इट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस बताओ। सो वी नो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाटएवर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। लेंथ के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? इसे मैं एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और जो मेरा टाइम है, टाइम के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? कैपिटल टी। तो सिंपली यहां से क्या आ जाता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? वो हो जाएगा लेंथ इंटू ये टाइम, ऊपर चले जाएगा तो टी रेज टू -1 हो जाएगा। सो ये वेलोसिटी का डायमेंशन इज गिवन बाय एल इंटू टी रेज टू -1। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। यस सर। ओके फाइन, वेलोसिटी पता चल गया। अभी लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी सपोज तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मार्क है। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। सो वी नो कि डेंसिटी इज गिवन बाय, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से डेंसिटी के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ मास बाय डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता है? कैन आई से कैपिटल एम। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? अभी वॉल्यूम जो होता है मेरा, वो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है बेसिकली, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेसिकली मैं 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होना चाहिए? कैन आई से एल क्यूब होना चाहिए। ओके फाइन। सो यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? मास इंटू एल रेज टू -3। सही है गलत? ठीक है, तो लिखो ये चीज। इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उसका मुझे आंसर बताना तुम।